पढ़ रहे हैं भाई। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति अपन पढ़ रहे हैं भाई। देखो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं भाई। सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति अपन पढ़ रहे हैं भाई। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं भाई। देखो एक तो अपने पढ़ा था 10+2 वाले सिलेबस में 3D पढ़ा था। देखो बैठेंगे भाई, बैठेंगे आराम से। देखो एक तो देखो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अपने पढ़ा था 10+2 वाले सिलेबस में पढ़ा था। देखो वहां अपने बात की थी। देखो दिक अनुपात कैसे निकालते हैं, दिकोजा कैसे निकालते हैं, समतल क्या होता है, सरल रेखा क्या होती है, वो सारी बातें अपने वहां की थी। देखो यहां अपन जो कॉलेज सिलेबस दे रखा है उसमें 3D अलग से दे रखी है, वो अपन पढ़ रहे हैं। देखो कॉलेज सिलेबस के अंदर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग से दे रखी है, वो अपन यहां पढ़ रहे हैं। देखो 3 टॉपिक है इसके अंदर। देखो 3 टॉपिक ये है। देखो पहला जो टॉपिक है वो तो है स्फीयर के बारे में। देखो दूसरा जो टॉपिक है वो है शंकु। देखो और तीसरा जो टॉपिक है वो है बेलन। तो हालांकि सेकंड ग्रेड 2022 में इससे 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर ही है सिलेबस। लिख लो सिलेबस एक बार। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर है। देखो पहले अपन पढ़ रहे हैं स्फीयर के बारे में, पढ़ रहे हैं गोले के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये 2D के अंदर अपन वर्थ की बात करते हैं, वैसे 3D में किसकी बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं। नहीं 3D के अंदर स्फीयर की बात करेंगे, 2D के अंदर अपन वर्थ की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान बुक है, जल्दी से अपन इसको पूरा भी करेंगे। देखो सबसे पहली बात अगर अपन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। देखो गोले की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई। 2D के अंदर अपन बात करते हैं, देखो समतल में अपन बात करते हैं भाई। वर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं समतल की बात करते हैं। अपन ये कहते हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे अब ध्यान से प्लीज। अगर अपन वर्थ की बात करें तो अपन वर्थ की बात करते हैं, समतल की बात करते हैं। अपन ये कहते हैं कि समतल में एक ऐसा बिंदु जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है। देखो जैसे मैंने एक स्थिर बिंदु ले लिया, अब इसी स्थिर बिंदु से अचर दूरी लेते हुए अपन अगर कोई डायग्राम बना सकते हैं तो वो किसका डायग्राम बनेगा, वर्थ का डायग्राम बनेगा। देखो अगर समतल की बात करें तो समतल में अपन वर्थ की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो अपन ये कहते हैं समतल में एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी रखते हुए अगर अपन कोई डायग्राम बनते हैं तो वो किसका डायग्राम बनता है, वर्थ का डायग्राम बनता है। देखो अब यहां अपन बात कर रहे हैं समष्टि की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। देखो स्पेस का मतलब पूरी, समतल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी स्पेस की बात कर रहे हैं। देखो यानी जैसे अपन एक स्थिर बिंदु ले लिया, मान लो यहाँ पे अपने एक स्थिर बिंदु ABC ले लिया। देखो अब इससे अचर दूरी लेते हुए अगर अपन कोई डायग्राम बना सकते हैं, अचर दूरी इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे, पूरी समष्टि में लेंगे। देखो तब चारों तरफ अचर दूरी लेते हुए अगर अपन कोई डायग्राम बना सकते हैं तो वो किसका डायग्राम बनेगा, स्फीयर का डायग्राम बनेगा। देखो तो यहाँ एक डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। देखो गोला है वो क्या हो जाएगा, देखो समष्टि में, गोला समष्टि में ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है, स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है। यहां समष्टि की बात कर रहे हैं, पूरी स्पेस की बात कर रहे हैं। देखो न कि समतल की बात कर रहे हैं। गोला समष्टि में एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है। देखो जो स्थिर बिंदु है उसको तो अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। देखो जो स्थिर बिंदु है वो तो क्या कहलाता है, गोले का केंद्र कहलाता है। देखो और जो अचर दूरी अपन ले रहे हैं उसको अपन कहते हैं गोले की त्रिज्या कहते हैं। अचर दूरी है वो क्या कहलाती है, गोले की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है।
जैसे यहां अपन ने कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, देखो यहां कोई फिक्स पॉइंट लिया, देखो अब यहां समष्टि की बात कर रहे हैं अपन, इधर भी अपन आर दूरी पे जाएंगे, इधर भी आर दूरी पे जाएंगे, सब जगह अपन आर दूरी पे जाएंगे, देखो चारों तरफ अपन आर दूरी पे जाएंगे, देखो तब जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को अपन क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे, देखो वो क्या कहलाता है, स्फीयर कहलाता है, देखो उसको अपन कहेंगे स्फीयर कहेंगे। देखो ये 3 डायमेंशनल जो की बात कर रहे हैं अपन, इधर भी अपन आर दूरी पे जा रहे हैं, उधर भी आर दूरी पे जा रहे हैं, चारों तरफ आर दूरी पे जा रहे हैं, देखो तब जो शेप बनेगी उसको अपन क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। ये जो अचर दूरी है वो तो क्या कहलाएगी, देखो ये दूरी फिक्स ले रहे हैं अपन, इसको तो अपन कह देंगे त्रिज्या कह देंगे, देखो और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको अपन क्या कह देंगे, केंद्र कह देंगे, देखो ये केंद्र हो जाएगा। देखो अब गोले के समीकरण अपन देख सकते हैं, देखो जैसे केंद्रीय रूप में होता है, व्यापक रूप में होता है, व्यास रूप में होता है, जैसे वहां पे वर्त का समीकरण अपन ने देखा था। फिर 2D के अंदर जैसे वर्त की बात करते हैं, सेम वही बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। 3D के अंदर अपन स्फीयर की बात करते हैं। वो रिकॉर्डिंग में भी हमें दिक्कत रहेगी, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो यहां अपन पढ़ रहे हैं केंद्रीय रूप पढ़ रहे हैं, देखो केंद्रीय रूप अपन पढ़ रहे हैं। देखो गोले का समीकरण अपन पढ़ रहे हैं, देखो केंद्रीय रूप में पढ़ रहे हैं। देखो तो अपन ने मान लिया, देखो एक फिक्स पॉइंट मान लिया, जैसे एबीसी मान लिया। देखो अब इससे स्थिर दूरी अपन ले रहे हैं, देखो आर ले रहे हैं। देखो अब आर दूरी लेते हुए अपन जो डायग्राम बना सकते हैं, देखो समष्टि के अंदर वो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। देखो उसको अपन कह रहे हैं, एक स्फीयर कह रहे हैं। देखो तो यहां अपन ने देखो ये तो फिक्स पॉइंट है, यहां अपन ने ले लिया एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया। देखो जब भी अपन कोई किसी वक्र का समीकरण निकालते हैं तो एक अपन चर बिंदु लेते हैं, देखो वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। देखो तो ये अपन एक वेरिएबल पॉइंट लिया। देखो अब अपन क्या करेंगे, देखो इस बिंदु का बिंदु पथ निकाल रहे हैं। देखो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, लोक्स होगा, वही क्या बनेगा, गोले का समीकरण बनेगा। देखो तो यानी इन दोनों में अपने को एक संबंध निकालना है, इन दोनों के अंदर अपने को एक संबंध निकालना है। इस बिंदु को कह दिया, सपोज अपने सी कह दिया। देखो तो यहां से अपन देख रहे हैं, देखो जो सीपी दूरी है वो किसके बराबर आ रही है, आर के बराबर आ रही है। देखो सीपी जो दूरी है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। देखो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, क्या सूत्र हो जाएगा। देखो सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, देखो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखो प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, देखो बराबर आर। ये आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये बन जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा z माइनस सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र तो कितना है, देखो एबीसी। उस गोले का समीकरण है, देखो उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र, उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र एबीसी, वह त्रिज्या आर है। वह त्रिज्या आर है। तो यदि किसी गोले का केंद्र अगर एबीसी होता है, त्रिज्या आर होता है, तो उसका समीकरण ही आएगा। सेम वर्त की अपन बात कर रहे हैं। देखो 2D के अंदर अपन वर्त की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल के अंदर अपन स्फीयर की बात करते हैं। तो यदि किसी गोले का अगर केंद्र एबीसी है, त्रिज्या आर है, तो उसका समीकरण ही होगा। याद करो, देखिए इस बात को, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। सदिश रूप में भी इसका समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो सदिश रूप में भी इसका समीकरण लिखा जा सकता है। देखो सेकंड अपन देख रहे हैं, देखो सदिश रूप, सदिश रूप देखो वेक्टर फॉर्म। सेकंड अपन देख रहे हैं, देखो सदिश रूप। जैसे ये अपन ने केंद्र मान लिया, देखो यहां अपन केंद्र मान रहे हैं। देखो जैसे अपन 3D के अंदर अपन क्या करते हैं, देखो 3D में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें अपन क्या करते हैं, निर्देशांक मानते हैं। ये सदिश के अंदर अपन क्या मानते हैं, स्थिति सदिश मानते हैं। देखो यहां जैसे अपन एक बिंदु ओ ले लिया, देखो सुनेंगे इधर, बिंदु ओ के सापेक्ष सी का जो स्थिति सदिश है वो अपने मान लिया, सपोज सी मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो जैसे वहां अपन निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक की बात करते हैं, वैसे ही सदिश के अंदर अपन बात करते हैं, स्थिति सदिश की बात करते हैं। देखो यानी बिंदु ओ के सापेक्ष सी की स्थिति को व्यक्त करने वाला जो सदिश है उसको मैं कह रहा हूं सी कह रहा हूं। देखो यानी इसकी जो निर्देशांक की बात करें एक तरीके से, वहां जैसे अपने निर्देशांक एबीसी लिखे थे, वैसे ही यहां अपन कह रहे हैं कि इसका जो स्थिति सदिश है वो कितना, सी है। देखो ये त्रिज्या अपन मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। देखो त्रिज्या अपन ए मान ले। देखो यहां जो पॉइंट अपन पी ले रहे हैं, देखो उसका अपन ने स्थिति सदिश मान लिया, सपोज आर मान लिया। देखो उसका स्थिति सदिश मान लिया अपन ने, आर मान लिया। देखो
मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश माना है अपन ने, आर माना है, ये माना है। इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड लेते हैं ना, तो वेरिएबल मैंने जैसे स्थिति सदिश माना है वो माना, देखो इसका स्थिति सदिश मान लिया अपन ने, आर मान लिया, इसका स्थिति सदिश माना है अपन ने, आर माना। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो देखो इसको अपन कह सकते हैं सदिश सीपी कह सकते हैं, देखो ये सदिश सीपी हो जाएगा। देखो तो सदिश सीपी का जो परिमाण आएगा वो किसके बराबर आएगा, सदिश सीपी का जो परिमाण है वो किसके बराबर आएगा। अपन ये बात जानते हैं, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, जैसे किसी भी सदिश को अपन मान लो इस रेखाखंड के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, देखो अगर किसी सदिश ए बी को अपन इस रेखाखंड के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो इस सदिश का जो परिमाण होता है वो इस रेखाखंड की लंबाई के बराबर होता है। देखो यानी किसी सदिश को अगर अपन इस रेखाखंड के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो इस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो इसके परिमाण को व्यक्त करती है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ए है, तो जो सदिश सीपी है उसका परिमाण कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कि सदिश सीपी का परिमाण कितना आएगा, ए आएगा। देखो सदिश सीपी का परिमाण ए हो जाएगा। देखो किसी सदिश को जिस रेखाखंड द्वारा व्यक्त करते हैं उस रेखाखंड की लंबाई उसके परिमाण को व्यक्त करती है। देखो जितनी इस रेखाखंड की लंबाई उतना इसका परिमाण होता है। देखो जितनी इसकी लंबाई होगी उतना इसका परिमाण होगा। देखो तो सीपी का जो परिमाण है वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब सीपी का स्थिति सदिश कैसे निकालोगे, ए बी का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, देखो ए बी का स्थिति सदिश, इसका सूत्र होता है देखो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ये सूत्र होता है। देखो ए बी का स्थिति सदिश लिखने का ये फॉर्मूला होता है। देखो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो सीपी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश तो आर हो गया, सी का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो बराबर आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये सदिश रूप में अपने पास किसका समीकरण आ गया, गोले का समीकरण आ गया। देखो सदिश रूप में गोले का समीकरण ये होता है, देखो आर माइनस सी बराबर ये होता है। देखो यानी उस गोले का समीकरण है जिसका, उस गोले का समीकरण है, देखो उस गोले का समीकरण है, उस गोले का समीकरण है जिसके केंद्र का स्थिति सदिश, केंद्र का स्थिति सदिश सी वह त्रिज्या ए है। देखो त्रिज्या ए है। देखो याद है, उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र का स्थिति सदिश सी है और त्रिज्या ए है। ऐसे लिखेंगे अपन, देखो आर माइनस सी बराबर ए लिख दिया। देखो आर माइनस सी बराबर ए लिखा। ये बात ठीक है क्या, देखो देखिए यानी गोले का समीकरण आ जाएगा आर माइनस सी बराबर ए, केंद्र का स्थिति सदिश सी है और त्रिज्या ए है, तो इस गोले के समीकरण को अपन ऐसे लिखेंगे। इस गोले के समीकरण को ऐसे लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल अपन देखें, देखो लिख लो इसको, मान लो किसी गोले का केंद्र ही है। देखो ऐसे समझने के लिए अपन देख रहे हैं, देखो किसी गोले का केंद्र ले लिया अपन ने, मान लो ये ले लिया मैंने 1 2 3 ले लिया। देखो किसी गोले का केंद्र तो 1 2 3 है और त्रिज्या सपोज अपन ने मान ली 5 मान ले, त्रिज्या 5 मान ले। देखो तब गोले का सदिश समीकरण क्या आएगा, देखो तब गोले का सदिश समीकरण, गोले का सदिश समीकरण गोले का सदिश समीकरण कितना आ जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो केंद्र क्या दे रखा है अपने को, 1 2 3 दे रखा है। देखो तो इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको सदिश रूप में, देखो केंद्र अपने को दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। देखो तो केंद्र का अगर स्थिति सदिश लिखें तो कितना आ जाएगा, देखो केंद्र का स्थिति सदिश, केंद्र का स्थिति सदिश, केंद्र का स्थिति सदिश सी बराबर कितना हो जाएगा, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के क्या आ जाएगा। अगर बिंदु के कोऑर्डिनेट 1 2 3 है तो उसको सदिश की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जानते हैं ना अपन ये बात। अगर किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट XYZ होते हैं, सुन लेंगे भाई इधर सुन लेंगे, देखो अगर किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लो XYZ है, देखो किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट अगर XYZ है और इसके स्थिति सदिश को अगर अपन R से डिनोट कर रहे हैं तो R बराबर ये होता है। देखो R बराबर होता है XI के प्लस YJ के प्लस होता है ZK के होता है। देखो वेक्टर कैलकुलस में वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, बाकी साइड में लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ। अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट XYZ है तो उसकी स्थिति सदिश को ऐसे लिखा जाता है। बात एक ही है, 3D में अपन निर्देशांक की बात करते हैं, सदिश में अपन स्थिति सदिश की बात करते हैं। तो R बराबर आ जाएगा XI के प्लस YJ के प्लस ZK के आ जाएगा। ये आएगा नहीं,
तो केंद्र का स्थिति सदिश इतना आ जाएगा। देखो त्रिज्या अपने को 5 दे ही रखी है, देखो त्रिज्या अपने को दे रखी है 5 दे रखी है, देखो तब गोले का समीकरण क्या आ जाएगा। देखो गोले का समीकरण क्या सूत्र लिखा था अभी अपन ने, R माइनस सी, सी की जगह ये आ जाएगा। देखो सी की जगह ये आ जाएगा, देखो सी की जगह ये आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 5, बराबर 5 हो गया। तो गोले का सदिश समीकरण ही हो जाएगा। देखो गोले का सदिश समीकरण इतना आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, केंद्रीय रूप ही बन जाएगा एक तरीके से। सॉल्व करते हैं तो R माइनस आई के प्लस 2 JK प्लस 3 के बराबर हो जाएगा 5, ये आ जाएगा। देखिए अगर केंद्र मूल बिंदु हो, त्रिज्या ए हो, तो गोले का समीकरण कैसे लिखेंगे। देखो ये सामान्य बातें हैं। देखो इसमें यदि गोले का केंद्र, यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु है, देखो केंद्र मूल बिंदु, गोले का केंद्र मूल बिंदु वह त्रिज्या ए है, त्रिज्या ए है। देखो तब गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, तब गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, R माइनस केंद्र का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर ए आ जाएगा। देख यानी कितना आ जाएगा, R बराबर ए, ये आ जाएगा। R बराबर ए आ जाएगा, R बराबर ए आ जाएगा। अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे तो देखो अगर सदिश रूप होगा तो उसको कार्तीय रूप में चेंज कर लेंगे, फिर कार्तीय रूप वाले रिजल्ट काम में ले लेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो ये गोले का समीकरण है, उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु त्रिज्या ए है। देखो ये सदिश रूप है। देखो अगर कार्तीय रूप में चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं R की जगह अपन क्या लिख देंगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख देंगे। देखो यहाँ पर R की जगह अपन ये लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। अब अगर इसका परिमाण निकालें तो कितना आएगा इसका परिमाण, आई केप के गुणांक का स्क्वायर, जे केप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के केप के गुणांक का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन जानते हैं देखो उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 0 और त्रिज्या ए होती है, यही तो समीकरण होता है। तो वो सदिश रूप हो गया, ये कार्तीय रूप हो गया। देखो वो सदिश रूप है, ये कार्तीय रूप है। देखो लिख लो साइड में, ये भी लिखो तो आप लोग, क्योंकि आगे इनके लिए अपने कोई अलग से रिजल्ट नहीं पड़ेंगे सदिश रूप के लिए। अगर कहीं सदिश रूप दे भी दिया तो उसको कार्तीय रूप में चेंज करके करेंगे क्वेश्चन को। देखो कार्तीय रूप में चेंज करके फिर क्वेश्चन को करेंगे। देखो R की जगह मैंने लिख दिया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिखा। देखो R की जगह मैंने ये लिखा। देखो फिर है व्यापक रूप में गोले का समीकरण। देखो ये तो गोले के समीकरण का केंद्रीय रूप है। देखो ये तो गोले के समीकरण का केंद्रीय रूप है। देखो थर्ड अपन पढ़ रहे हैं, देखो व्यापक रूप, जनरल फोरम। व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस होता है 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 होता है। व्यापक रूप में गोले का समीकरण ये होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर अपने को गोले का समीकरण मानना है तो ये मानेंगे। देखो किसी क्वेश्चन में गोले का समीकरण मानना है तो ये मानेंगे। देखो भाई गोले के समीकरण की विशेषता होती है, भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, एक्स इंटू वाई वाला पद नहीं होना चाहिए। तो जो द्विघात समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण होता है, उस व्यापक द्विघात समीकरण में जो एक्स और वाई वाले पद है उनको तो 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक 1 बना दी, तब ये समीकरण बन गया किसका, गोले का समीकरण बन गया। गोले के समीकरण की विशेषता ये होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक 1 होने चाहिए, एक्स इंटू वाई या वाई इंटू जेड वाले पद नहीं होने चाहिए। तो एक व्यापक द्विघात समीकरण होता है। उस व्यापक द्विघात समीकरण में अगर गोले के समीकरण की कंडीशन लगा दें तब ये जो समीकरण बनता है वो इस रूप में बनता है। तो व्यापक रूप में गोले का समीकरण इस फॉर्म में होता है। व्यापक रूप में गोले का समीकरण वो इस रूप में मिलेगा। अब इसका केंद्र और त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। देखो इस गोले का केंद्र और त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। देखो केंद्रीय रूप में चेंज कर लो। देखो इसको केंद्रीय रूप में अपन चेंज कर रहे हैं। देखो कैसे चेंज कर सकते हैं केंद्रीय रूप में, देखो पूर्ण वर्ग बनाएंगे।
अक्स में इसको पूर्ण वर्ग बना रहा हूं, देखो अक्स में इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। देखो अक्स में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने अक्स वाली स्टेप एक जगह लिख ली। देखो आप पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ेंगे, आधे का स्क्वायर घटाएंगे। अक्स का गुणांक देखो 2u हो गया, आधा करेंगे u आएगा, इसका स्क्वायर तो मैंने इधर जोड़ दिया देखो, और इसका स्क्वायर अपन इधर जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं। देखो केंद्रीय रूप में इसको चेंज कर रहे हैं अपन। देखो अक्स में इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, देखो अक्स में इसको अपन पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। देखो ऐसे ही वाई में पूर्ण वर्ग बनाओ, देखो वाई में पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो वाई में पूर्ण वर्ग बनाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2vy, वाई के गुणांक के आधे का स्क्वायर इधर जोड़ दो, आधे का स्क्वायर इधर जोड़ दो, आधे का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे। देखो ऐसे ही जेड में पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो जेड में पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2wz प्लस जेड के गुणांक के आधे का स्क्वायर इधर जोड़ दिया। देखो आधे का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे, देखो ये जोड़ देंगे। डी को इधर ले आएंगे, देखो डी को इधर ले आएंगे, यानी गोले का जो समीकरण है उसको केंद्रीय रूप में अपन लिख रहे हैं। देखो गोले का जो समीकरण है उसको केंद्रीय रूप में लिख रहे हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इस स्टेप को लिखा जा सकता है z प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इधर अपन देख रहे हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो केंद्रीय रूप से इसकी तुलना करेंगे, देखो अपन केंद्रीय रूप से इसकी तुलना करना चाह रहे हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर अपन देखें तो इसका केंद्र कितना आ जाएगा, देखो केंद्र अगर देखें तो कितना आएगा, अगर केंद्र ए बी सी होता है, केंद्र ए बी सी होता है तो यहां आता है x माइनस ए वाई माइनस बी, ऐसे आता है। बात समझ रहे हो? देखो केंद्र अगर ए बी सी होता है तो यहां आता है कितना, माइनस ए x माइनस ए आता है, लेकिन यहां पे देखो प्लस यू आ रहा है, इसका मतलब केंद्र क्या होगा, माइनस यू होगा, माइनस वी होगा और माइनस डब्ल्यू होगा। देखो अगर केंद्र होता है एबीसी होता है, अभी अपने पीछे वाले समीकरण में देखा था, अगर केंद्र एबीसी होता तो यहां आता x माइनस से आता, लेकिन यहां पे प्लस यू आ रहा है। देखो तो इसका मतलब केंद्र होगा माइनस यू से, ऐसे माइनस वी हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। देखो इधर अपने क्या लिखा था, केंद्रीय रूप जब अपने लिखा था तो इधर अपने त्रिज्या का स्क्वायर लिखा था, देखो आर का स्क्वायर लिखा था। देखो तो इसका मतलब ये आर हो जाएगा। देखो जो केंद्रीय रूप था उसमें अपने यहां लिखा था आर का स्क्वायर लिखा था, तो इसका मतलब ये आर का मान है। देखो तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, देखो त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये आ जाएगा। तो सीधा सा अपने को सूत्र याद करना है। देखो अगर व्यापक रूप में गोले का समीकरण अपने को दिया हुआ है तो उसका केंद्र और त्रिज्या अपन ऐसे निकाल सकते हैं। देखो बार बार अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो केंद्र कितना आ जाएगा, x के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे, y के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे, z के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। देखो सबसे पहले गोले को मानक रूप में चेंज करेंगे, फिर अपन केंद्र और त्रिज्या निकालते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक एक बना लेंगे, फिर यू वी डब्ल्यू का मान निकाल लेंगे। देखो तो केंद्र और त्रिज्या आ जाएगा। देखो तो याद करो, ये सूत्र याद कर लो। देखो केंद्र और त्रिज्या इससे निकाल सकते हैं। एक नोट लगा के लिख लेना, ये बात ध्यान रखनी है। देखो फिर गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करते समय, देखो गोले का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करते समय, देखो केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करते समय, केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करते समय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। देखो कई बार ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत होता है, फिर क्वेश्चन इसका गुणांक 1 बनाना चाहिए। देखो 1 होना चाहिए। देखो अभी अपन देख रहे थे, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो भाई यहां जो अपने गोले का व्यापक रूप में जो समीकरण लिखा है उसमें देखो 4 अज्ञात राशि आ रही है। देखो गोले का जो समीकरण है इसमें 4 अज्ञात राशि है, यू वी डब्ल्यू डी। तो इसका मतलब गोले का समीकरण निकालने के लिए अपने पास न्यूनतम 4 प्रतिबंध होने चाहिए। देखो अगर गोले का समीकरण अपने को ज्ञात करना है तो कम से कम अपने पास 4 कंडीशन होनी चाहिए। देखो तब अपन गोले का समीकरण ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 4 अज्ञात राशि आ रही है। देखो 4 अज्ञात राशि यू वी डब्ल्यू डी आ रही है। देखो
तो ये बात अपन लिख देते हैं, देखो इसके अंदर गोले के समीकरण में 4 अज्ञात राशि होती है। देखो गोले के समीकरण में 4 अज्ञात राशि, 4 अज्ञात राशि, 4 अज्ञात राशि u v w है। देखो u v w d है। कई बार ऐसी बातें पूछ लेते हैं। अतः गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए न्यूनतम 4 प्रतिबंध होने चाहिए। देखो गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए, गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए न्यूनतम 4 प्रतिबंध होने चाहिए। अगर अपने पास 4 कंडीशन है तब अपन गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि UVWD का मान निकालना पड़ेगा, UVWD का मान निकालना पड़ेगा अपने को। ऐसे देखो एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। ऐसा सामान्य क्वेश्चन में लिख रहा हूं। देखो इस गोले का केंद्र और त्रिज्या बताओ। देखो क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस y² प्लस z², क्योंकि बार बार अपने को आगे जरूरत पड़ेगी भाई केंद्र और त्रिज्या की। देखो केंद्र और त्रिज्या की बार बार अभी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। इसका केंद्र और त्रिज्या पूछा गया। देखो इसका केंद्र व त्रिज्या पूछी गई है। इस गोले का केंद्र और त्रिज्या अपने को पूछा गया। देखो तो वैसे पहले देख लो UVW का मान देख लो। देखो मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। देखो मानक रूप से इसकी तुलना अपन कर रहे हैं। देखो तो x² प्लस y² प्लस z², फिर कितना होता है 2ux होता है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा। देखो 2u बराबर कितना आ जाएगा। मानक रूप से मैं इसकी तुलना कर रहा हूं। मानक रूप से तुलना करेंगे तो 2u बराबर हो गया -2। देखो यानी u बराबर कितना आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। नहीं फिर होता है 2ux होता है, फिर कितना होता है 2vy होता है। 2v का मान हो गया यहाँ पे 4, तो v का मान कितना हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा। देखो फिर होता है 2wz होता है, तो 2w बराबर हो गया -6, तो w बराबर आ जाएगा -3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो d का मान देखें तो d का मान कितना हो गया -11 हो गया। देखो मानक रूप से मैंने इसकी तुलना की है। देखो मानक रूप से इसकी तुलना कर ली। देखो अब अपन इसका केंद्र और त्रिज्या देख सकते हैं। केंद्र कितना होता है -u -v -w होता है। देखो केंद्र होता है -u -v -w होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 -2 और 3, ये केंद्र हो जाएगा। देखो ये ध्यान रखना है केंद्र -u -v -w होता है। देखो तो केंद्र आ जाएगा 1 -2 और 3 आ जाएगा। देखो त्रिज्या अगर देखें तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी। त्रिज्या का सूत्र होता है √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d होता है। देखो ये होता है। देखो u का मान देखें तो कितना आ जाएगा 1, v का मान देखें तो कितना आएगा 4, w का मान देखें तो कितना आएगा 9। देखो -11 यानी +11 बन जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आएगा। देखो 5 आ जाएगा। त्रिज्या 5 आ जाएगी। तो इस गोले का केंद्र और त्रिज्या अपन ऐसे निकाल सकते हैं। बताओ ठीक है कि बात यहां तक। इस गोले का केंद्र और त्रिज्या अपन ने निकाला। जीरो लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार देखो गोले का केंद्र और त्रिज्या अपन ऐसे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये करके बताओ। देखें आप लोग इसका अपने को केंद्र और त्रिज्या पूछा गया है। इस गोले का केंद्र व त्रिज्या अपने को पूछा गया है। बताओ देखिए कितना आएगा इसका केंद्र और त्रिज्या। इस गोले का केंद्र और त्रिज्या अपने को पूछा गया है।
सारे करके देखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, देखेंगे। कितना आ रहा है केंद्र और त्रिज्या? सबसे पहले क्या ध्यान देना, देखो 7 का भाग देना है इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/7 y बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब मानक रूप से अगर तुलना करें, देखो यहां तो अब मैं सीधा ही लिख रहा हूं। देखो u बराबर कितना हो जाएगा, देखो u बराबर हो जाएगा -3/7। v बराबर कितना हो जाएगा, -3/14 हो जाएगा। देखो w बराबर हो जाएगा -1/7 हो जाएगा। d का मान अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो जो मानक रूप था उससे मैंने तुलना कर ली। देखो इसकी जो मानक रूप है उससे मैंने इसको कंपेयर किया। देखो बताओ सही है कि बात? जो मानक रूप था उससे मैंने इसकी तुलना की है। देखो 7 का भाग देना ये जरूरी है, ध्यान रखना। देखो इसमें अब अगर अपन देखें तो इसका केंद्र कितना आ रहा है, देखो केंद्र होता है -u -v -w होता है, तो आ जाएगा 3/7 3/14 और 1/7, ये आ जाएगा। ये तो इसका केंद्र आ गया। देखो ये इसका केंद्र आ जाएगा। देखो त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? सूत्र अभी अपने पढ़ा था ना। देखो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये सूत्र था। देखो u के स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 9/49। v का स्क्वायर यानी कितना बन जाएगा, 9/196 बनेगा, ये आ जाएगा। देखो फिर बनेगा 1/149 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो इसको अगर पूरे को सेल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 196 आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 36 आ जाएगा। यहां पर 9 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो तो यानी कितना बन गया, ऊपर 49 यानी 7 बन जाएगा और नीचे 14। देखो यानी कितना आ जाएगा, त्रिज्या 1/2 आ जाएगी। त्रिज्या आएगी इसकी 1/2 आएगी। तो इस तरीके से अपन देखो गोले का केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाना है। उसका कोफिशिएंट अपन 1 बना लेंगे, फिर मानक रूप से तुलना करके केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। फिर है देखो व्यास रूप में गोले का समीकरण है। ये लिख लिया सब लोगों ने, लिख लो इसको। देखो व्यास रूप में गोले का समीकरण है। फोर्थ है व्यास रूप, डायमीटर फोरम। व्यास रूप यानी डायमीटर फोरम। देखो व्यास की सीरीज दी हुई है अपने को। देखो इसका जो व्यास है उसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। देखो ये मान लो अपने ये जो बिंदु है ये तो मान लिया अपने x1 y1 z1 मान लिया। देखो और ये जो सीरा है वो मान लिया अपने x2 y2 और z2 मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो व्यास की कोऑर्डिनेट अपने को दी हुई है। देखो तब गोले का समीकरण क्या आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो तो वही देखो गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपने को एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो यहाँ वेरिएबल पॉइंट मान लिया अपने एक्स वाई जेड मान लिया। देखो ये तो फिक्स पॉइंट है, इनकी निर्देशांक तो अपने को दिए हुए आएंगे। देखो इनकी निर्देशांक तो अपने को दिए हुए आएंगे, अपन एक वेरिएबल पॉइंट लिया। देखो ये लिया। देखो अब इसको अगर अपन इससे मिला दें, देखो और इसको इससे मिला दें, देखो तो ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री कह सकते हैं ना इस कोण को अपन। ये कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब इस रेखा के दिक अनुपात निकाल लो। देखो इस रेखा के दिक अनुपात निकाल लो, इस रेखा के दिक अनुपात निकाल लो, फिर लंबवता का प्रतिबंध निकाल के और फिर व्यास रूप वाला समीकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं।
एपी रेखा के दिक अनुपात कितने आएंगे देखो, एपी रेखा के दिक अनुपात, एपी रेखा के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो देखो, एपी रेखा के दिक अनुपात कैसे निकालते हैं रेखा के दिक अनुपात? अगर अपने को रेखा के निर्देशांक दे रखे हो तो उसके दिक अनुपात लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सूत्र होता है देखो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये सूत्र होता है देखो। तो इस रेखा के दिक अनुपात कितने हो जाएंगे देखो, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये इस रेखा के दिक अनुपात हो गया देखो। इस रेखा के दिक अनुपात अपन ने निकाले देखो, सूत्र होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ऐसे इस रेखा के दिक अनुपात निकाले देखो, बीपी रेखा के दिक अनुपात अपन निकाल रहे हैं, बीपी रेखा के दिक अनुपात अपन निकाल रहे हैं, बीपी रेखा के दिक अनुपात अपन निकाल रहे हैं देखो, कितने आ जाएंगे बीपी रेखा के दिक अनुपात देखो, x2 माइनस x1 यानी कितना हो जाएगा x माइनस x2 देखो, y माइनस y2, ऐसे हो जाएगा z माइनस z2 देखो, ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो। अब यहां पर देख रहे हैं देखो, ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं देखो, दोनों रेखा लंबवत है देखो, ये दोनों रेखा लंबवत है देखो। तो लंबवतता के प्रतिबंध से अपन यहां देख रहे हैं देखो, लंबवतता के प्रतिबंध से देखो, लंबवतता के प्रतिबंध से देखो, क्या प्रतिबंध होता है लंबवतता का? अगर दिक अनुपात दिए हुए हैं, दो रेखाओं के दिक अनुपात अगर दिए हुए हैं, सुनेंगे देखो, जैसे मान लो ये एक रेखा है देखो, इसके दिक अनुपात है जैसे A1 B1 C1 है देखो, 3D में पढ़ते हैं अपन। दूसरी रेखा है मान लो, उसके दिक अनुपात है A2 B2 C2 है देखो, तब लंबवतता की कंडीशन ये होती है देखो। क्या कंडीशन होती है बताओ देखिए, लंबवतता प्रतिबंध ये होता है देखो, अगर दोनों रेखा लंबवत हैं तो उनके दिक अनुपातों के गुणा का जो योग होता है वो होता है 0 होता है देखो। ऐसी कंडीशन अपन 10+2 सिलेबस में पढ़ते हैं देखो। अगर दो रेखा है उनके दिक अनुपात अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 है तो लंबवतता का प्रतिबंध ये देखो। तो इसमें काम में नहीं आएगी 10+2 वाला, एक दो जगह कोई छोटा मोटा काम में आ सकता है। इस रेखा के दिक अनुपात अगर A1 B1 C1 है, इस रेखा के दिक अनुपात अगर A2 B2 C2 है, तब लंबवतता प्रतिबंध ये होता है देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। तो यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा बताओ, A1 A2 यानी कितना बन गया, x माइनस x1 x माइनस x2 देखो, प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 देखो, ऐसे ही कितना हो जाएगा, z माइनस z1 z माइनस z2 बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। तो व्यास रूप में गोले का समीकरण ये होता है देखो। अगर व्यास के सिरे अपने को दे रखे x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो गोले का समीकरण ऐसे लिखा जा सकता है देखो। हालांकि ज्यादातर अपन केंद्रीय रूप और उनकी बात करेंगे देखो, व्यास रूप में गोले का समीकरण होता है देखो। उस गोले का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे क्या हैं, उस गोले का समीकरण है देखो, उस गोले का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे x1 y1 z1 व x2 y2 z2 है देखो, ये अपन देख रहे हैं देखो। उस गोले का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे ही है देखो, ये देखो। यहां तक ठीक है। कई बात देखो, देखिए सबसे पहले अपने गोले के समीकरण की बात की थी या परिभाषा की बात की थी, फिर अपन देख रहे थे केंद्रीय रूप था, व्यापक रूप था, फिर ये व्यास रूप है देखो। व्यास रूप में गोले का समीकरण है, व्यास रूप में गोले का समीकरण है।